स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी पे। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्लॉक ऑफ द लॉन्ग नाउ, यानी कि 10,000 ईयर लॉन्ग क्लॉक के बारे में बात करते हैं। तो समझिए आइडिया क्या था। आइडिया ये था कि MIT जब टाइम स्टार्ट हो रहा था, मतलब MIT से काफ़ी लोग जो निकले थे उन्होंने फाउंडेशन डाला सिलिकॉन इंडस्ट्री का। जो सिलिकॉन वैली आप सुनते हैं उसका फाउंडेशन MIT से काफ़ी मतलब समझिए हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त तरीके से बनाया गया था। तो उसमें से सब लोग जो थे मतलब ख़ास करके डायन हिल्स जो थे, ये जिस काम पे काम कर रहे थे, इनका काम था अर्ली टाइम का सुपर कंप्यूटर बनाना। और इनका पूरा दिन था कि मतलब आज फास्ट बनाए, कल थोड़ा और फास्ट बनाए, थोड़ा और फास्ट बनाए, पॉलीमैथ लेवल पे कैलकुलेशंस करें। तो ये स्पीड पे जा रहे थे। तो एकाएक इनको नोटिस हुआ कि इंसानियत का कल्चर जो है, और मतलब ये इनसे जिस टाइम में थे तो उस टाइम 2000 को फ्यूचर कहा जाता था कि मतलब 2000 बहुत बड़ा टाइम होगा, फ्यूचर आएगा। तो और फिर अगर आप बात करें स्टुअर्ट ब्रांड का, ये 1960 के आसपास इनका जन्म हुआ था। उस टाइम भी सब लोग यही बोलते थे कि 2000 में भविष्य होगा, फ्यूचर इज़ 2000। तो ठीक है, टाइम आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, आगे बढ़ा, और वो 2000 कभी आगे ही नहीं बढ़ा। मतलब पूरी दुनिया जैसे अटक गई और फंस गई। कोल्ड वॉर का इरा जब ख़त्म हुआ उसके बाद से इंसानियत मतलब आगे देखना छोड़ डाली। मतलब कि हम लोग कहीं आगे जा सकते हैं ये ख़त्म हो गया और सिर्फ अटक गया। 2000 आएगा, 2000 आएगा, और मतलब ख़त्म। तो इनका दिमाग में एक थोड़ा सा चेंज आया कि हम लोग बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म सोचने लगे हैं। मुझे कैपिटलिज्म का कुछ अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, लेकिन एक चीज़ जेन्युइनली मुझे कैपिटलिज्म से बहुत ख़राब लगता है, उसने स्टॉक मार्केट बना दिया। और स्टॉक मार्केट के चलते लोग लिटरली 1 सेकंड के अंदर सोचने लगते हैं। 1 सेकंड के अंदर आपका कंपनी का स्टॉक 25-26 बार बेचा या खरीदा जाता है AI का इस्तेमाल करके। तो समझिए ये बुरी बात है। हर चीज़ को शॉर्ट टर्म में नहीं रखा जा सकता। तो लॉन्ग टर्म में सोचने से आप लंबे समय तक का गैम्बल खेल पाते हैं, बड़े बड़े काम कर पाते हैं। तो इसीलिए इन्होंने अपने पे मिशन लिया कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिसका इस्तेमाल करके लॉन्ग टर्म सोचने के लिए लोगों को फोर्स करूँ कि नहीं, सोचो लंबे समय तक के लिए। तो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे ये डैनी हिल्स। इन्होंने आइडिया लिया, उस आइडिया को काफ़ी दोस्तों के सामने रखा। उसमें से एक थे स्टुअर्ट ब्रांड्स, और इनको ये आइडिया अच्छा लगा। इन्होंने बोला कि देखो आइडिया ऐसे है, ऐसे तो कहीं कुछ कर नहीं पाओगे, एक फाउंडेशन बनाते हैं जहाँ पे लोग अगर डोनेशन देते हैं या अपना इंजीनियरिटी देते हैं, स्किल सेट देते हैं, तो शायद कभी कुछ कर पाओ। क्योंकि इनका शुरू में ही आइडिया था कि एक घड़ी बनाया जाए जो 10,000 साल तक चल सके। तो ये फाउंडेशन का बनाया गया, और इन्होंने प्रोटोटाइप, मतलब फाउंडेशन बन गया था काफ़ी जल्दी ही, लेकिन इनका जो पहला प्रोटोटाइप था वो 1999 में बनाया गया। और इसे हड़बड़ी में बनाया गया था, क्योंकि कारण ये था कि ये लोग चाहते थे 10,000 ईयर में आप देख सकते हैं कि हम लोग के ईयर में सिर्फ 4 जीरो होता है, तो एक जीरो पहले लगाना पड़ेगा। तो इस कैलेंडर के हिसाब से, यानी 10,000 ईयर क्लॉक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो है 01999 में मतलब ये स्टार्ट किया गया था। और था कि इसका चाइम जो है मतलब हर 100 होने पे आएगा और हर 1000 होने पे आएगा। तो 1000 होने वाला था, 2000 आने वाला था, इसलिए इसे जल्दी बनाना ताकि वो चाइम सुना जा सके। नहीं तो मतलब ऐसा नहीं था कि वो फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन फोर्स करते कैलकुलेशन बिगड़ जाता था। तो आइडिया ये था, प्रोटोटाइप बनाया गया, और उसके बाद जेफ बेजोस थोड़ा इंटरेस्टेड होगा। और ये बहुत पहले की बात है, मतलब इस टाइम ब्लू ओरिजिन भी नहीं कंप्लीट हुआ था। तो उसी टाइम जेफ बेजोस भी बोले कि मुझे भी इंटरेस्ट है इस प्रोजेक्ट में, तो उन्होंने भी ज़मीन खरीद खरीद के काम खोलना शुरू कर दिया। अब बात करते हैं रिक्वायरमेंट क्या है। आप इतना दूर सोच रहे हैं तो हर चीज़ आप जो जानते हैं आपको हटाना पड़ेगा। तो पहला बात करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है। पहला, आप जो भी चीज़ बना रहे हो वो लंबा टिकना चाहिए, लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी के मामले में 90% इलेक्ट्रॉनिक्स तो सीधे खत्म हो जाता है, सीधे काम ही नहीं है, बात ही नहीं करना है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ कि घड़ी के मामले में जी शॉक आप ले सकते हैं, आराम से 10-15 साल बिना दिक्कत के चलेगा। क्या वो 150 साल चलेगा? नहीं। तो 10,000 साल का तो सवाल ही नहीं बनता। तो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल, ये सब तो हट गया। फिर मेंटेनेबिलिटी भी होनी चाहिए, यानी कि आप जो चीज़ बना रहे इसमें कुछ ना कुछ टूटेगा फूटेगा है ही, तो वो मेंटेनेबल होना चाहिए। और मेंटेनेबल में चूंकि 10,000 साल इतना बड़ा टाइम स्केल है कि अगर आप 10,000 साल पहले पहुंच जाते हैं तो आप आइस एज में पहुंच जाएंगे। और मतलब हर चीज़ अलग है, इंसानियत कल्चर होगा कि नहीं, नहीं पता। तो इनका एक रूल था कि जो भी औजार का ज़रूरत पड़े, मतलब ऐसा नहीं हो कि आपके पास लेज़र का मशीन होना चाहिए, आपके पास एडवांस वेल्डिंग मशीन होना, ना ना ना। एकदम सिंपल ब्रॉन्ज एज में जितना हमारे पास टूल था उसका इस्तेमाल करके इस घड़ी को रिपेयर किया जा सके। तो ये इनका रिक्वायरमेंट था। तो इसीलिए कोई सिलिकॉन चिप नहीं, कोई एडवांस सेमीकंडक्टर नहीं, कोई न्यूक्लियर पावर नहीं, एकदम ईजिली टू रिपेयरेबल होना चाहिए। तो टिकने वाला होना चाहिए, आसानी से रिपेयर हो जा सके, और ये ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट बात था। और इसका इंस्पिरेशन जो है इनको अंतरिक्षता मैकेनिज्म से आया था। इसका मैंने नीचे वीडियो दे दिया। ये एक मैकेनिज्म समुद्र में पाया गया, और डाइवर्स जब लोग इसको उठा रहे थे तो ये टूटने लगा। तो मतलब डाइवर्स लोग बहुत ध्यान से कोशिश करके जितना उठाए उठा लाए, और इसका कार्बन डेटिंग किया गया। तो ये कुछ जरूरत से ज़्यादा ही पुराना था। अब ठीक है, वो बात
बात सही है, लेकिन अगर टेक्निकली आप समझना चाहेंगे ये क्या था, तो ये कंप्यूटर है, एक मैकेनिकल कंप्यूटर है जो डेट और टाइम बताता है। चलो ठीक है, उसमें कोई बात नहीं। ये उसके साथ इक्लिप्स का भी हिसाब लगाता है, उसके साथ इसका भी हिसाब लगाता है कि कौन कौन प्लैनेट्स कहाँ कहाँ पे, यानी कि आप ऐसा समझिए कि अगर आप समुद्र में नेविगेशन कर रहे हैं तो ये काफ़ी अच्छा आपका नेविगेशन टूल बन सकता है। तो इतना एडवांस मैकेनिज्म, इतना भूतकाल में हम लोग नहीं एक्सपेक्ट करते थे कि मिलेगा। तो पता कैसे चला कि ये एक्चुअली था क्या? क्योंकि आप देख सकते हैं पूरा करोड़ हो चुका था, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट था, यानी इसको जैसे ही एक्सरे में डाला गया सारा सारा लेयर एक एक करके, क्योंकि इसको कोई छूना नहीं चाह रहा था, क्योंकि जैसे ही छुआ टूटे जा रहा था, मतलब पूरा रस्ट हो चुका था। तो इसीलिए एक्सरे कर करके सब चीज़ स्कैन किया गया। फिर हाई लेवल का हाई रेजोल्यूशन एक्सरे स्कैन करके उसमें जो मार्किंग्स बचे हुए थे उसको भी निकाला गया। तो ट्रांसपेरेंसी इनके लिए एक इंपॉर्टेंट है, कोई देख के समझ जाए कि हो क्या रहा है या कुछ तिगड़म है। तो इसीलिए ब्लैक बॉक्स वाला कुछ नहीं करना चाहते। जैसे कि अगर आप अपना स्मार्ट वॉच, जैसे कोई वॉच है उसको खोलेंगे तो आपको इस एलसीडी दिखेगा, समझ में आएगा, ऑसिलेटर दिखेगा, समझ में आएगा, फिर वो चिप होता है काला कलर का, उसमें आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ट्रांसपेरेंसी जीरो है। यहाँ पे इनको ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कोई देख के समझ सके। मान लीजिए कि कुछ स्टूडेंट लोग जाते हैं, वो देख देख के पढ़ सकें कि घड़ी कैसे बना है, कैसे बनाया जा सकता है और कैसे उसको रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी था कि सी एंड अंडरस्टैंड हो सके। इसीलिए बहुत सारा न्यूक्लियर पावर सब तो सीधे हट गया, प्लस डेंजरस भी था, तो उसको तो हटाना ही था। और इवोल्यूशनरिटी, ये मतलब मुझे इतना समझ में नहीं आया कि ये बोल रहे थे कि घड़ी को फ्यूचर में इम्प्रूव किया जा सके। ये टेक्निकली ज़रूर अच्छी बात नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग इस तरह का मैकेनिज्म लेते हैं जिसको इम्प्रूव करने के लिए पहला डिजिटल करते, तो वो उतना अच्छा आइडिया है नहीं। ठीक है, अब इनका ये लोग फाउंडेशन बनाए, ये जाने, मुझे मुझे बस समझ में नहीं आया क्या करना है। फिर स्केलेबिलिटी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे और तरीके से आप घड़ी बना सकते हैं, लेकिन होगा जैसे कि अगर आप टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट पे घड़ी बना देते हैं तो वो बहुत बड़ा घड़ी बनाना पड़ेगा। क्या वो बनाया जा सकता है? हाँ, बनाया जा सकता है, लेकिन वो छोटा नहीं होगा। तो और ये घड़ी जो बना रहे थे, इनका आइडिया था कि टेबल के साइज़ का, मतलब एक स्टडी टेबल के साइज़ से लेके एक बड़ा बिल्डिंग तक का आप बना सकते हैं। इस साइज़ के बीच में आप कुछ भी बना सकते हैं। और ये साइज़ का एक कारण था, क्योंकि अगर आप घड़ी का जानने जाएंगे, बहुत पहले से हम लोग घड़ी बना रहे हैं, लेकिन रिस्ट वॉच बनाने में बहुत टाइम लगा, मिनिचराइजेशन करने में बहुत टाइम लगता है। तो इसीलिए इनका वो टारगेट था कि बड़ा बनाओ, और मतलब बड़ा बनाने में आसानी होती है, स्लॉपीनेस एक्सेप्ट करने लगता है गियर सब, तो आप हाथ से फाइल कर करके बना सकते हैं। तो ये था कि स्केलेबिलिटी होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि इसको कोई मतलब मान लीजिए क्लॉक से सीखा, वो दूसरा क्लॉक बनाने के फिर से उतना खर्चा करना पड़ा, ऐसा नहीं हो, मतलब आराम से स्कूल सब में आप बना के इसको दिखा सकें। तो ये सारे कोर रिक्वायरमेंट्स पे सिर्फ मैकेनिकल इक्विपमेंट ही चल रहा था। अब बात करते हैं 10,000 साल तक कौन सा चीज़ चलेगा जो उसको इतना पावर दे सके। तो इसके लिए मैं कहूँगा, मैंने नीचे वीडियो भी दे दिया है, एक एटमॉस क्लॉक करके एक टेक्नोलॉजी है, मतलब 150 साल से चल रहा है। ये समझिए एक घड़ी है, चलता है, मतलब रियल है, आप मार्केट में खरीद सकते हैं अगर आपका बैंक बैलेंस बहुत अच्छा है तो ये समझिए कि आप जहाँ पे भी रहते हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पे भी खुले आसमान उस्मान में आपका पहुँच रहता है, वहाँ पे तापमान का चेंजेस होता है दिन और रात में। फ़र्क नहीं पड़ता कि दिन आपका कितना ठंडा हो रहा है या रात कितना गर्म हो रहा है, लेकिन चेंजेस हमेशा होता है, दिन और रात में हमेशा टेम्परेचर चेंज होता है। तो किसी को आइडिया आया था 150 साल पहले कि क्यों ना उस टेम्परेचर चेंजेस से वर्क निकाला जाए। तो वो टेक्निकली आप इनडायरेक्टली सोलर पावर पर चल रहे हैं, बस आपको सनलाइट का डायरेक्ट नहीं चाहिए, जैसे सोलर सेल को चाहिए सनलाइट डायरेक्ट हो, वैसा नहीं चाहिए। तो टेम्परेचर चेंजेस पे ये घड़ी चला जाता है। तो इसमें एक बेलोज है, जिसमें एक लो बॉइलिंग पॉइंट का फ्लूइड रहता है, वो एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट करता है टेम्परेचर के मतलब चेंजेस से। टेम्परेचर का चेंजेस कितना चाहिए? 1 डिग्री का टेम्परेचर चेंज चाहिए। अगर आप ध्यान देंगे तो आराम से आपको 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंज हर मौसम में मिलता है, और गर्मी में बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठंडा में भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो बस उसी टेम्परेचर डिफरेंस का एनर्जी निकाल के ये घड़ी चलता है। तो ठीक है, टेम्परेचर आपको एक बेलोस मिल गया, बेलोस से आप क्या कर सकते हैं, आप स्प्रिंग कस सकते हैं। स्प्रिंग कसने से क्या होगा, अगर आप देखते होंगे कि जो प्रोफेशनल घड़ी आती है, जैसे कि रोलेक्स हो गया, सबमैनर हो गया, या आपका ओमेगा हो जाए, या बहुत सारे और जो मतलब प्रोफेशनल होता है, उसमें कभी बैटरी नहीं रहता। चलता कैसे है? वो सब चलता है मतलब स्प्रिंग से। स्प्रिंग को कसने के लिए पुराने वाले घड़ी में आता था कि वो क्राउन से आप कसो। फिर बाद में किसी को समझ में आया कि उसमें एक अनबैलेंस पेंडुलम लगा दो, जो हाथ के हिलने डुलने से पेंडुलम घूमेगा और स्प्रिंग को कसता रहेगा। तो मतलब आप उसको हाथ पे पहनिए, चलते रहिए, वो घड़ी अपने आप कसाता रहेगा, वो रोज़ सुबह सुबह चाबी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ध्यान देंगे, डॉक्टर स्ट्रेंज का जो मूवी था, उसमें जैसे ड्रॉर खुलता सारा घड़ी घूम क्यों रहा था, वो उसी को वॉच वाइंडर कहा जाता है, ताकि वो पेंडुलम को घुमा घुमा के टाइम रखा रहे। नहीं तो अगर वो छोड़ दिया तो आपको फिर से उसको कसना पड़ जाएगा। तो वही लॉजिक पे कि स्प्रिंग को कसने का काम, मतलब जो मेन एनर्जी देना है, वो आप एटमॉस्फेयर से निकाल लें। और एटमॉस्फेयर में कहाँ से एनर्जी आएगी? जो डे और नाइट का टेम्परेचर चेंज होता है। तो ये कोई मैजिकल नहीं चल रहा। बात सही है कि ये 100 साल तक चल सकता है बिना बैटरी के, बिना उसके, लेकिन ये मैजिकल नहीं है। बस
क्लेवर इंजीनियरिंग है। और इस तरह के लिए पेंडुलम का बात ये होता है कि जनरली आप जो पेंडुलम देखते हैं ऐसे ऐसे चलता है, ये पेंडुलम काम बहुत अच्छा करता है, लेकिन बात ये होता है कि ये बहुत एनर्जी खाता है और आप इतना कम एनर्जी पे इसे चलाना चाह रहे हैं कि वो पेंडुलम काम नहीं चलेगा। तो इसके लिए पेंडुलम इस्तेमाल किया जाता है, इसे कहते हैं टॉर्जन पेंडुलम। मतलब ये ट्विस्ट करने वाला पेंडुलम होता है, ये ऐसे ऐसे स्विंग नहीं करता, ट्विस्ट करता है। तो ट्विस्ट करने में ये बहुत कम एनर्जी में काम कर सकता है, मतलब माइक्रो वाट से मिली वाट के अंदर ये आराम से काम कर सकता है अगर आप मैकेनिकल एनर्जी देखना चाहेंगे। तो इसी का बड़ा भाई बनाया जा रहा है इस घड़ी के लिए। और इसके बीट्स जो होते हैं मतलब अगर आप स्प्रिंग वाले घड़ी का देखें उसका बीट्स बहुत फास्ट होता है, टिक 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 करता है। और आजकल के टाइम में जो प्रोफेशनल प्रोफेशनल बोलना गलत हो गया, लग्जरी वॉचेस आते हैं, उसका सेकंड हैंड को आप देखें तो टुक टुक नहीं करता, बहुत स्मूथली घूमता है। ऐसा क्यों? क्योंकि बीट्स बहुत हाई है। अगर आप बीट्स उतना हाई रखेंगे तो घिस बहुत जल्दी जाएगा, और प्लस आपके पास एनर्जी का सोर्स भी उतना बम बम नहीं है, तो बीट्स इससे बहुत कम रखे जाते हैं। मतलब ये समझिए कि 1 मिनट में 2 बार बीट करेगा, बहुत ठंडा आराम से हौले हौले से चलेगा। फ़ायदा सदियों सदियों तक चल सकता है, बिना बैटरी के चल सकता है, बिना कोई टेंशन के चल सकता है। मतलब इसमें कुछ कुछ घड़ी हैं जो लगभग 100 साल तक कंटिन्यूसली चलाए जा चुके हैं, तो वही समझिए। और यहाँ पे अब दो हिसाब आया कि जब घड़ी बनाया जा रहा था तो ये मैकेनिज्म से आप हल्का डायल वुल चला सकते हैं, जैसे कि मतलब घड़ी वाला कांटा हैंड हो गया। लेकिन यहाँ 10,000 साल का आप घड़ी बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उसमें मिनट और सेकंड दिखाएंगे ना, उसका कोई मतलब नहीं होगा। आप दिखाओगे मतलब साल दिखाना है, मेन आपका वही है कि साल गिनते रहना है। और प्लस सूरज का मतलब दिन रात आपको सही से देखना है, प्लस इक्लिप्स क्या है ये सब दिखाना है। तो ये सब डायल सब बहुत बड़े हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहेगा। तो घड़ी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला एक हिस्सा है जो इस पेंडुलम पे चलता है, जो पूरी तरह से एटमॉस क्लॉक है, मतलब सीधे समझिए एटमॉस क्लॉक को लेकर किसी ने बड़ा कर दिया और ये टाइम गिन रहा है। मतलब समझिए आपके घड़ी के अंदर जो ऑसिलेटर होता है वो वाला काम कर रहा है। और फिर डिस्प्ले करने के लिए कि क्या टाइम हुआ है देखने के लिए आपको वाइंडिंग करनी पड़ेगी। तो अगर आप इग्नोर कर देते हैं घड़ी को, घड़ी अपना टाइम याद रखेगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको एक मतलब एक हैंडल है जिसको 3 लोग घुमा सकते हैं, और उसको घुमाने से एक वेट जो है ऊपर जाएगा। वेट जैसे गिरने लगेगा तब उसका एनर्जी से फॉलिंग मास का एनर्जी निकाल के वो डिस्प्ले एडजस्ट हो जाएगा। तो और अगर आप कुछ नहीं करते तो वो वहीं पे रुका रहेगा, डिस्प्ले वहीं रहेगा, घड़ी चलता रहेगा, डिस्प्ले अटका रहेगा। ये ऐसा समझिए एलईडी जैसा सिस्टम है घड़ी में। तो एटमॉस क्लॉक्स का मतलब समझिए आइडिया लेके आगे बढ़ाया गया है टॉर्जन पेंडुलम का इस्तेमाल करके, और टेम्परेचर चेंजेस से इसको चलाया जाएगा। अब बात करते हैं, आप घड़ी बना रहे हैं और हर घड़ी ड्रिफ्ट करता है। क्वार्ट्स मूवमेंट जो होता है, यानी कि जो क्वार्ट्स आपका डिजिटल घड़ी में होता है या सस्ते लेवल के मैकेनिकल घड़ी में होता है, वो सब बहुत ड्रिफ्ट करता है। यानी कि कहिए मतलब कुछ सेकंड वो हर दिन ड्रिफ्ट करता है। अगर आप हर दिन कुछ सेकंड ड्रिफ्ट कर रहे हैं, 10,000 साल में आप इतना ड्रिफ्ट कर चुके हैं कि आप 100-200 साल आगे पीछे हो सकते हैं। तो इसी कारण से वैसे तो काम चलेगा नहीं, तो कैलिब्रेट करना ज़रूरी होता है। अब इसे ऐसा बनाया जा रहा है कि यहाँ पे कोई इंसान इसको छेड़े नहीं, उसके बावजूद भी ये कैलिब्रेटेड रहना चाहिए। तो ऐसा कैसे करें? तो सन का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो सन के बारे में आपको ये समझना होगा कि सन आसमान में एक जगह पे नहीं होता है। अगर आप पूरा साल भर का टाइम लैप्स लेंगे तो आपको सन ऐसे मतलब नून का टाइम देखेंगे तो उसमें एक तो मूवमेंट है, कर्व जैसा मूवमेंट है। तो हिसाब ये बनाया कि हर नून में एक ऐसा लाइट पाइप का व्यवस्था करो, मतलब एक क्रिस्टल है बहुत बड़ा सा सैफायर क्रिस्टल, जो मतलब टूटता फूटता नहीं है, आग लगने पर भी नहीं पिघलेगा, बहुत महंगा होता है। तो ये क्रिस्टल जो है एक स्लॉट से लाइट को सिर्फ 12 मतलब एग्जैक्ट नून में लाइट से एक तार पे हिट करेगा, तार एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होने से मतलब समझिए एक मैकेनिज्म चालू होगा, और वो मैकेनिज्म कैलिब्रेट करेगा। हर दिन दोपहर को मैकेनिज्म कैलिब्रेट होगा। इससे डिस्प्ले कुछ नहीं, बस ये घड़ी को चलाता रहेगा। प्लस अब ये जो ऐसे ऐसे सीजनल में वॉबल हो रहा है, ये वॉबल के कारण ये जो स्लिट सिस्टम है ये फिसल जाएगा। तो कैसे इसको एक्यूरेट रखें? एक दूसरा कैम सिस्टम है, और यही इनका मेन कारण, मतलब समझिए ये लोग घड़ी ऐसा बनाए कि इसमें 2 फ्लॉपी सिस्टम है। पहला, आप जो दिन और रात वाला जो एनर्जी निकाल रहे हैं उससे आपको एटलीस्ट इतनी तो गारंटी है कि दिन और रात है, लेकिन आप फिसल सकते हैं तो उसके लिए दोपहर को चेक कर रहे हैं। लेकिन अब सीजन के कारण ये आपका पूरा का पूरा सूरज ही दाएं से बाएं हो रहा है, तो कैसे करेंगे? तो ये कैम का इस्तेमाल किया गया है। ये कैम का इंजीनियरिंग ऐसा किया गया है कि धरती जो है धीरे धीरे स्लो हो रहा है, धीमा हो रहा है। चांद जो है हमसे लोग से दूर जाते जा रहा है और हमारी एनर्जी लेके जा रहा है। तो हमारा आरपीएम जो मतलब जिस आरपीएम पे वो घूम रहा है वो थोड़ा सा कम हो रहा है। 100-200 साल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10,000 साल में फर्क पड़ जाएगा अगर मतलब आप उस पर घड़ी चला रहे हैं तो। और प्लस उससे फर्क पड़ता है कि सूरज की जगह में, प्लस धरती का एक्सिस में भी एक वॉबल है, धीरे धीरे वॉबल है, जिससे हम लोग सुनते हैं ना कि आइस एज आया, फिर अभी आइस एज खत्म हुआ, तो वैसा वापस आ सकता है। 10,000 साल इतना बड़ा होता है, टाइम होता है। तो ये सारा उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ये कैम डिज़ाइन किया गया है। ये मतलब समझिए ये सारा मैकेनिज्म दिन भर चलता रहेगा, ये सब आपको टेंशन नहीं लेना है, इसको इंसान नहीं देखेंगे, और ये आराम से घड़ी को एक्यूरेट बना के रखा रहेगा। तो मतलब समझिए 2 स्लॉपी सिस्टम है और दोनों एक दूसरे को कॉम्पनसेट कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ये नहीं फिसलेगा। और इस घड़ी को नहीं बनाया जा रहा कि मतलब सेकंड्स बताओ या मिनट बताओ, इनका काम है बस दिन को सही सही गिनो। तो ये यही इसीलिए कैलिब्रेट करके, क्योंकि सन का इस्तेमाल करके कैलिब्रेशन चल रहा है, ये चल सकता है उतने लंबे समय तक। और सीजन का कैलिब्रेशन प्लस 10,000 साल का साइकिल का कैलिब्रेशन भी दिया गया है। तो ये करना पॉसिबल होता है, मतलब धरती और सूरज का जितना वॉबल है ये दोनों कॉम्पनसेट करके किया जा रहा है।
अब बात करते हैं कौन सा ऐसा मेटल है जो 10,000 साल तक चल सकेगा। तो यहाँ पे इनके पास एक समझ में आया कि इंसान ही इस घड़ी के लिए सबसे बड़ा खतरनाक बात है। जैसे कि ताजमहल के बारे में एग्जांपल है, मतलब इनका फाउंडर का गूगल का टॉप का एक लंबा इंटरव्यू है जो मैं नीचे दे दिया हूँ। उसमें इन्होंने कहा कि ताजमहल बनाया गया था तो उसमें खूब सारे ज्वेल्स लगाए गए थे, तो सब लोग ज्वेल उखाड़ उखाड़ के ले जाने लगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि ज्वेल सोच समझ के लगाया गया होगा तो यही काम के लिए कि हम इसको लगा देते हैं ताकि लोग इसको चुरा लें, तो हुआ क्या उससे, तो बोले ऐसा कोई क्यों करना चाहिए, कुछ लगा दो जो चुरा ले। आपका ताजमहल को कोई नहीं तोड़ेगा, क्योंकि अगर लोग समझते हैं कि इस सामान में एक वैल्यूएबल चीज़ है, लोग वैल्यूएबल चीज़ को उठा के लेके भागना चाहते हैं, तो वो वही करेंगे, सामान वैल्यूएबल चीज़ उठा के ले जाएंगे, तो फिर बाकी सामान पे कोई उतना भाव नहीं देगा ना। तो वही ये मतलब एक ऐसा लॉजिकल है जो कि अरे ये इंपॉर्टेंट चीज़ है तुम्हारे लिए, ले जाओ तुम इसको लेके चले जाओ, मतलब जो आपका मेन इंपॉर्टेंट जो समय समय तक उसका वैल्यू बना रहेगा उसको कोई ना छेड़े। तो इसीलिए प्रेशस मेटल तो एकदम सीधे सीधे हटा दिया, कोई भी फैंसी प्रेशस मेटल ना इस्तेमाल किया जाए। दूसरा तो इसमें स्टील के बारे में डिस्कशन हुआ, ऑब्वियसली स्टील इस्तेमाल करेंगे, तो मरीन ग्रेड स्टेनलेस स्टील इस्तेमाल किया जा रहा है। मरीन ग्रेड स्टेनलेस स्टील का मतलब होता है, समझिए ये काफ़ी स्ट्रांग भी होता है और काफ़ी करोजन प्रूफ होता है। अब तिगड़म यह है, ये घड़ी कहीं पे भी नहीं बनाया जा रहा है, ये ऐसा जगह खोज के ले जाया जा रहा है रेगिस्तान में, तो वहाँ बारिश मतलब पिछले 500-600 साल से नहीं हो रहा है, तो पानी का टेंशन है। दूसरा, पहाड़ में काफ़ी ऊपर है ये, मतलब इनके पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस आ गया, काफ़ी सारे वॉल्ट्स बनाए गए थे, जैसे सीड वॉल्ट एक बनाया गया था, वो भी डूब गया, मतलब उसमें पानी अंदर घुसने लगा। फिर बहुत सारा आर्काइव बना गया था जो कोल्ड वॉर की इरा से बनाया गया था, सब में पानी भर जाता है, मतलब इनको पहले ही समझ में आ गया पानी को नहीं रोका जा सकता, तो इसीलिए अंडरग्राउंड की जगह पे ये पहाड़ के ऊपर लटका दी कि पानी बहुत ऊपर हो तभी होगा, और बारिश भी होगा तो ये उतना पहली जगह पे ये रेगिस्तान है, उतना बारिश होता नहीं है। दूसरा, पानी को निकलने का व्यवस्था दे दी, पानी से इनको बचाए रखना है, और अगर पानी पड़ गया, मान लीजिए 5,000 साल में वेदर चेंज हो सकता है, पानी पड़ गया तो भी ये स्टेनलेस स्टील होने के कारण प्लस मरीन ग्रेड का होने के कारण ये संभाल पाएगा उतना करोजन को, तो इसीलिए इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात बनता है कि ठीक है, आप घूमने फिरने वाला चीज़ बात करें, आप बात कर रहे हो कोई चीज़ जो 10,000 साल तक चलता रहेगा और अपना हिसाब बनाए रखेगा, कौन सा ऐसा बेरिंग है जो इतना काम कर सके। तो थैंकफुली स्पेस इंडस्ट्री के चलते हमारे पास एक एडवांस बेरिंग है जिसे कहा जाता है सिरामिक बेरिंग। सिरामिक बेरिंग का ये खासियत होता है कि वो डायमंड जितना हार्ड होता है, आप चाहें तो बना सकते हो उतना हार्ड, और उसमें लुब्रिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। लुब्रिकेशन ही बेरिंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लुब्रिकेशन लगाते हैं उसमें धूल गर्दा जाता है, वो जाम हो जाता है और वही घिसने लग जाता है, तो इसी कारण से सिरामिक बेरिंग का इस्तेमाल करने लगे। और ये लोग जिस टाइम प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था उस टाइम नासा के पास था सिरामिक बेरिंग, बोले तो एक एक बनाने में लाखों लगता है, फिर देखते देखते फिजिट स्पिनर में आ गया, सिरामिक बेरिंग का बहुत डिमांड बढ़ गया, तो अब तो रोलर ब्लेड्स में भी आपको मिल जाएगा, तो वही समझिए थैंकफुली इनका ये टेक्नोलॉजी सस्ता हो गया, तो ये बनाना काफ़ी आसान हो गया। तो मैटर्स वही समझिए, कुछ भी ऐसा नहीं लगाना कि सोना में जड़ दो क्योंकि सब लोग उसको लूटने आ जाएंगे, नहीं जी, मतलब इसको कोई इग्नोर कर दे, मतलब आप चाहते हो कि लोग चोर चमारे लोग इसको इग्नोर कर दें, भाई हमको लेना देना नहीं है उसमें, कुछ नहीं है, या साइड में ऐसा सजा दिया जाएगा जो लोग उसको चुरा लेंगे, और जब लोग बोलेंगे कि अरे हम वहाँ से जाके चोरी कर लिए तो बाकी चोर नहीं आएंगे, भैया कुछ तो है नहीं, तो चोरी करके बेच दिया गया। तो ये काफ़ी दूर तक ये सब सोचा गया है इसके बारे में। अब बात करते हैं, मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये सपना दिख रहा है, मैं काफ़ी लोगों को काफ़ी सारे कमेंट्स मैं देखता हूँ चैनल पे जो देख के लगता है कि यार भ्रष्ट हो गए हैं लोग, मतलब सीधा कहते हैं दुनिया तबाह हो रही है, हर समय तबाह होता है, हर समय जन्म होता है, लाइफ और डेथ जो है दोनों एक साइकिल में चलता रहता है। मतलब अगर जैसे कहते हैं इंसान काफ़ी नुकसान कर रहा था, ठीक है, क्या होगा अगर कल को सूरज को बहुत जोर का मूड हो गया और वो छींक दिया कस के, एक सोलर फेयर गलत टाइम पे गलत डायरेक्शन पे आ गया, यानी हमारे लिए बहुत गलत टाइम गलत डायरेक्शन पे आ गया, धरती का एटमॉस्फेयर गायब हो जाएगा। या कल को कोई एस्ट्रॉइड बोलता है यार मेरा मूड हो रहा है बड़ा, मैं अकेला अकेला फील कर रहा हूँ, धरती को उड़ा देता हूँ, क्या कर लीजिएगा। तो ये इसको ऐसे मान के चलना कि हम लोग सब चीज़ तबाह करें, अरे 5 मास एक्सटेंशन हमारे आने से पहले हो चुका था और हमारे जाने के बाद भी होता रहेगा, ये लाइफ में होता है, समय में हर चीज़ आगे बढ़ता है। तो इसको हम लोग जो इतना नेगेटिव नज़र से देखते हैं तो हम लोग फिसल जाते हैं और हम लोग और बद से बदतर कर देते हैं, जो चीज़ को हम लोग आराम से ब्रेक लगा सकते हैं, नहीं नहीं नहीं, हम लोग बुरा किए सुधार लेते हैं, उसके जगह पे अरे क्या होगा मेरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, और जैसे हाथ खड़ा करते हैं और सिचुएशन बिगड़ने लगता है, उसको देख के लोग और हाथ खड़ा कर देते हैं, नहीं नहीं तो मेरे कंट्रोल के बाहर है, सब लोग बस बद से बदतर करते जाते हैं। तो ये आइडिया जो है, जैसे कि मैंने इस घड़ी के बारे में वायर्ड मैगजीन का एक आर्टिकल पढ़ा था, मेरा खून खोलने लगा कि यार ऐसे बोल रहे हैं इसका करने का क्या फ़ायदा है, ये मनी वेस्ट है रिचर लोगों का, मतलब ये इसमें बात कर रहे हैं कि जेफ बेजोस खर्च कर रहे हैं तो अल्ट्रा रिच लोग काम कर रहे हैं, ये ध्यान ही नहीं दिया कि जेफ बेजोस इकलौता नहीं है, बहुत और लोग भी फंड कर रहे हैं, और प्लस ये घड़ी कई जगह और भी बनाने का प्लान बनाया गया है, जेफ बेजोस वाला पहला है क्योंकि वो खर्च कर रहे हैं कि भैया उन्होंने ज़मीन दे दिया ठीक है यहाँ बना लो, और इनका फाउंडेशन का प्लान ये है, फाउंडेशन जो कि जेफ बेजोस से पहले से ही बना हुआ था लॉन्ग नाउ का, कि ऐसे इस तरह की घड़ी 4-5 जगह बनाए जाएंगे, और इस तरह का प्रोजेक्ट्स बहुत सारा इनका है, ये तो एक प्रोजेक्ट बना था, इनका और भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिसमें कि रोजेटा स्टोन जैसा ये खुद से बनाना चाहते हैं, तो बहुत सारा ये काम कर रहे हैं, और उसको ऐसे करना ओ टाइम वेस्ट है, वैनिटी प्रोजेक्ट है,
ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा ये प्रोजेक्ट है जो लोगों को सोचने में मजबूर करता है। मतलब मैं जिस टाइम सोचा उस टाइम सोचा ही नहीं कि अरे इलेक्ट्रॉनिक्स या न्यूक्लियर के पीछे चलते हैं, वो सब तो लंबे समय तक चलता ही नहीं है। मतलब बिना मेंटेनेंस के तो सीधे बूम हो जाएगा। तो कैसे अगर आप कुछ ऐसा बनाएं जो लंबे समय तक चले। मतलब मुझे शौक लग गया था कि एक घड़ी ऐसा आ रहा है 150 साल पहले से, जिसे आप आराम से खरीद कर रख सकते हैं, और उसमें कभी बैटरी का जरूरत नहीं है, उसको कभी सोलर का जरूरत, मतलब धूप लगाने का सोलर जरूरत नहीं है, और चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। मतलब इस तरह का सोच को रखना मतलब काफ़ी ड्रीमी और होप से ही दुनिया चलती है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उम्मीद जो हटे जा रही है लोगों में, वो बहुत डरावना लग रहा है मुझे। तो इसीलिए मैं इस प्रोजेक्ट से बहुत खुश हूँ कि एटलीस्ट कुछ लोग बोले कि नहीं नहीं नहीं, हम सुधारेंगे। मतलब भले फ़र्क हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैं सुधारूंगा। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें एक मैकेनिकल क्लॉक डाला गया है, एक कंप्यूटर ही समझ लीजिए, और इसमें घंटी बजेगा। इसमें घंटी जो है, एक गाना जो बजेगा, मेलोडी जिसे कहा जाता है, 3.5 मिलियन मेलोडीज डाला गया है। अब बोलेंगे उतना मेलोडी क्यों डाला है घड़ी में? हिसाब यह है कि हर दिन ये एक बार बजेगा। अगर आप इसको वाइंड कर रहे हैं, ये सब समझिए एक्स्ट्रा मैकेनिज्म है। जो मेन दिन और रात का टेम्परेचर से जो मेन एनर्जी आएगा, वो सिर्फ घड़ी चलाता रहेगा। डिस्प्ले और टाइम नहीं चलेगा। डिस्प्ले और टाइम चलाने के लिए आपको ये इस तरह से वाइंडिंग करना पड़ेगा। अगर आप वाइंड करते हैं तो हर दिन ये बजेगा, दिन में एक बार बजेगा। और इसमें जो गाना बजेगा, मतलब टिंग टुंग टिंग जो रिंग आएगा, वो कभी रिपीट नहीं होगा 10,000 साल तक में। इसीलिए उसमें 3.5 मिलियन मेलोडी कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो वही समझिए कि अगर इंसान इसको नहीं देखता है तो भी ये टाइम सही सलामत रखा रहेगा। बस किसी को ये देख समझना होगा कि इसको वाइंड करते हैं, और वाइंड करने के बाद ये मतलब दिखा देगा एग्जैक्टली टाइम कितना हुआ है। और यही समझिए कि इन्होंने ऐसा बनाया कि इसे इग्नोर कर दो, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो ये आपको बहुत चीज़ सिखाएगा, बहुत चीज़ समझाएगा, और रिवॉर्ड भी करेगा एक ऐसा म्यूज़िक से जो वापस नहीं सुना जा सकता। तो ये एक बहुत अच्छा इनके साइट पे एक कमेंट था, आर वी बींग अ गुड एंसेस्टर। मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे देख कि नहीं, समस्या हमारे से पहले भी था, हमारे टाइम में भी, हमारे बाद भी रहेगा। समस्या का वही काम है, हमेशा समस्या रहता है, हमेशा हुआ रहता है, हमेशा तिगड़म लगा रहता है। बस हम लोग सॉल्व करते जाते हैं। हमारे एंसेस्टर ने काफ़ी समस्या सॉल्व किया, हमने काफ़ी सॉल्व किया, हमारे आने वाले काफ़ी सॉल्व करेंगे। लाइफ ऐसे ही चलता है। मतलब समझिए, जीवन और मृत्यु हमेशा एक साथ चलता रहता है। तो ये मान के चलो दुनिया तबाह हो जाएगी, हम लोग सब बर्बाद कर दिए हम, लाइक नेचर में ऐसा ऐसा एक्सीडेंट्स होता है जो मतलब हम लोग, अरे इंसान, अरे देखो देखो न्यूक्लियर बम बना रहे, अच्छा अच्छा पटाखा बना रहे, एक सुपर मैसिव वॉल्केनो बूम हुआ है, बस अरे हटो हटो, न्यूक्लियर बम लाए, बड़ा उछल रहे, जार बम, अरे चलो चलो हटो, चिकड़ी पड़ाका फोड़ रहे हैं। तो वही समझिए, ये था मेरा प्रेजेंटेशन क्लॉक ऑफ लॉन्ग लॉन्ग के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला हो, कुछ अच्छा लगा हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दे, दोस्तों शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कि कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट की जवाब देने की कोशिश करता हूँ। और आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।